अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हो गए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सो नोवेल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काली रख के सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कशिश ज़ोरा, तुम्हें अपना ना बनाया तो अपना वजूद ही सफ़ा हस्ती से मिटा दूंगा। ये वादा रहा यमाज हैदर का तुमसे। रऊनियत से अदा किया जाने वाला जुमला इर्द गिर्द में गूंजा। आखिर कर लिया ना तुमने वो जो तुम चाहते थे। उसके लब कप कपा गए, आंसू का गोला हलक में फंस गया, आंखें सावन बहा दी बन गई। सारे बेकसी खरूज को छू रहा था। उसकी आन बान को कैसे पल में यमाज हैदर ने चकनाचूर कर दिया था। इत्तेमाद और फितरी बेनियाजी की बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ी थी उसे। वो इस वक्त कोसने लगी थी जब यूनिवर्सिटी के पहले दिन जरीन ने हाथ बढ़ाते हुए कहा था, मुझसे दोस्ती करेंगी। लहजा इतना मासूम था कि उसके लब पे साख्ता मुस्कुरा उठे। क्यों नहीं कशिश ज़ोरा। ज़रीन का बड़ा हुआ हाथ करम जोशी से थाम कर गोया हुई। ज़रीन मुखलिस प्यारी लड़की थी। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि उनके दरमियान तीसरे बंदे की गुंजाइश न बची। कशिश, तुम मुझे इतनी अच्छी क्यों लगती हो? बाज़ औक़ात वो सवाल करती और कशिश उसके वालहाना अंदाज पर खुफकी से घूरने लगती। ज़रीन, कभी कभी मुझे लगता है तुम्हारे अंदर किसी लड़के के रूह घुसी हुई है। ज़रीन का अंदाज मोहब्बत महबूबाना होता था। न जाने तुम में ऐसी क्या बात है। पहले बार जब मैं तुम्हारे साथ बैठी थी और तुम तेज़ी से सिर्फ इफ्तिखार के पॉइंट नोट करी थी, तुमने मेरी तरफ देखा भी नहीं था। बस इसी वक्त मैंने दिल में ठान ली, चाहे कुछ हो जाए तुमसे दोस्ती ज़रूर करूँगी। काश मैं लड़का होता तो फ़ौरन तुमसे शादी कर लेता। तुम पागल हो ज़री, यूँ हर किसी पे अंधा एतमाद नहीं करते। दोस्त को दोस्त समझना चाहिए। ज़रूरत ना बनने दो। कल को यूनिवर्सिटी से फारिग होकर मैं और तुम अलग हो जाएंगे, फिर क्या करोगी? अभी तो मेरी खातिर तुम कैफ़े तक नहीं जाती। तुम्हारा फ़लसफ़ा अपनी जगह, लेकिन मुझे यकीन है हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। ये नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। यहाँ हर बात मुमकिन है। वो अटल ऐसे में बोली थी। कशिश ने बहस तवील होने के खदशे के पेश नज़र बात बदल दी थी। बीबी जान, भाभी और टैसू कैसे हैं? सब अच्छे हैं। और टीपू तो तुम्हें बहुत याद करता है, हर वक्त पूछता है अच्छी वाली फूफो कब आएंगी। आजकल मरी का काम का टर्न में होता है। कल भी बीजान भी ये तुम्हारा पूछ रही थी, आज तो मेरे साथ चलोगी? वो यूं ही जज्बाती हो जाती थी। जल्द ही आ आऊँगी। उसके घूरने पर दोस्ताना मुस्कुराहट सजा कर बोली। पहली बार जरी के घर गई तो डर रही थी, जाने कैसे लोग होंगे, मगर सबसे मिलकर हर खदशा दूर हो गया, दम तोड़ गया। उसकी पहली बार हुई थी उसकी पहली बार आमद हुई थी, मगर लग रहा था वो सब उसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। रिफ्रेशमेंट में अपनी मनपसंद चीज़ें देख के वो हैरत से वीना को देखने लगी। वीना ने हैरत तोड़ की। हमारे घर में 24 घंटे तुम्हारे जिक्र होता है। तुमसे मुतल्लिक एक एक बात जरी ने बता रखी है हमें। तुम्हें देखकर ज़रा हैरानी ना हुई? जरी ने हमारे अपनों ने जो खाका बनाया था, तुम उस पर पूरी उतरी हो। वो शर्मिंदा सी ज़रीन को घूरती रही, जो ठठाई के अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ती मुस्कुरा रही थी। ज़रीन की अम्मी, जिन्हें तो वो भी बीजान कहती थी, उसे बहुत चाहने लगी थी। उसके बाबा जान कल्फ लगे स्कूट में शॉल कांधों पर डाले जब मोहब्बत से उसके अहवाल दरियाफ्त कर रहे थे, वो बहुत अपने लगे। फिर हदीद भाई थे, दीना की तरह हंसमुख और जिंदा दिल। उसके बाद यमास हैदर, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में न जाने कौन कौन सी डिग्रियां ले रहा था। बकौल जरी, मेरा भाई बहुत जीनियस है। इसका एक ही शौक़ है, अपने नाम के आगे डिग्रियों का इजाफा करना। आह, कितना प्यारा शौक़ है। काश सबको होता। उसे तो मास्टर्स करना जो ये शेर लाने का मुतरातिफ लग रहा था। सुबह सवेरे यूनिवर्सिटी के लिए निकलना कोई आसान काम तो ना था। दिन के 12 बजे सोकर उठने वालों के लिए, यमास हैदर के लिए उसने ज़रीन के लहजे में बहुत मोहब्बत देखी। बिलाशुबा वो उसे बहुत अजीज़ था। यमास की तारीफ़ का कोई मौका वो हाथ से जाने न देती थी। वो भी मजबूरन सुन लेती कि उसका भाई था। कशिश, यमाज भाई वापस आ गए हैं। अचानक आकर सरप्राइज़ दिया उन्होंने। वो तो अब भी ना आते, मगर मैंने ईमेल ही ऐसे किया था कि आना ही बना। मुझसे बेहद प्यार जो करते हैं। मुझसे फ़ोन पे खुशखबरी सुना रही थी। बात करोगी भाई से? यही मेरे पास विराजमान है। अभी मेरा दिमाग इतना ख़राब नहीं हुआ, ना जान ना पहचान, और मैं उनसे बात करने लगूँ। तुम्हारा तो दिमाग ख़राब है। भाई की मोहब्बत का भूत उतर जाए तो यूनिवर्सिटी आ जाना। मामा आवाज़ दे रही हैं। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। फ़ोन रखा जा चुका था। रिसीवर कान से हटाकर यमाज हैदर ने बेसाख्ता रिसीवर को घूरा, जैसे उसकी शक्ल नज़र आ जाएगी। अपनी बात कहकर जरी ने रिसीवर उसे पकड़ा दिया था। उसके बोलने से पहले ही वो अपनी बात पूरी करके
फ़ोन बंद भी कर चुकी थी। तुम तो तारीफ़ें कर रही थी, मगर तुम्हारी फ्रेंड तो बहुत मगरूर लगी। नहीं तो भाई, फिर जो वो शुरू हुई तो यमास हैदर उसके मुँह पे हाथ रख कर कहना पड़ा, बंद करो ये कशिशनामा। तुमने मुझे जितने भी ईमेल किए उनमें आधी से ज़्यादा उन मोहतरमा की बातें होती हैं। तुम मेरी बहन हो या उसकी। वो चिढ़ गया। आ गई यूनिवर्सिटी की याद। और एक हफ्ते बाद जरीन को रूबरू देखकर खुशमा की निगाहों से घूरने लगी। सॉरी यार, तुम बोर तो नहीं हुई? मेरी नहीं, अपनी फ़िक्र करो। सर इफ्तिकार ने असाइनमेंट दिया था जिसे सबमिट कराने की आज आखिरी तारीख है। ओह नो, अब क्या होगा? वो घबरा गई। सर इफ्तिकार से है तो हर स्टूडेंट की जान जाती थी। वो जो हर बात के जवाब में सर्द पैनी सजा के लहजे को और डरावना बनाकर कहते थे, नो आर्गूमेंट, ओनली येस और नो। तुम मुझे फ़ोन करके नहीं बता सकती थी? वो झगड़ा करने लगी। मुझे कुछ शर्म करें मोहतरमा, पिछले एक हफ्ते से आप गांव की सैर को गई हुई थी। इसने याद दिलाया। हाँ तो अब क्या होगा? वो हकीकतन परेशान थी। एक्चुअली तुम्हारा असाइनमेंट मैंने सबमिट करा दिया, बस थोड़ा सता रही थी। कशिश मुस्कुराते हुए बोली तो चीख मारकर उससे लिपट गई। ज़बरदस्त तो तुम जैसी, लेकिन कितना खून जलाया मेरा। उस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। कैफ़े चले? हाँ, ओह सॉरी, दहशत की घड़ियों में मुझे याद ही नहीं रहा। ये मेरा बहुत जीनियस भाई है माज़ और भाई ये अशिया इस कशिश सवाल। आई नो। अस्सलाम वालेकुम। वो देख भी ना पाई थी कि जरीन के साथ कोई लड़का भी खड़ा था। उसमें उसकी ज़ाती कोशिश का दखल बिल्कुल नहीं था। न जाने क्यों वो इतनी मगन रहती थी कि इर्द गिर्द से कतई बेनियाज नजर आती थी। उसके साथ अलमिया था कि वो किसी से 2 घंटे बात कर लेती और अगर कोई पूछ लेता कि उस शख्स ने कौन से कलर का सूट पहना था तो उसका जवाब होता, मैंने देखा ही नहीं। अमूमन उस आदत के बायस बेशतर लोग उसे घमंडी और मगरूर समझते थे। वालेकुम अस्सलाम। जरीन पर तो लगता है आपने जादू कर दिया है। शी इज़ क्रेज़ी अबाउट यू। इतना क्रेज़ी उसमें मैंने कभी भी नहीं पाया। आप में तो लगता है उसकी जान अटकती है। उस आपके जिक्र करके बिना उसकी सुबह नहीं होती। मैं बहुत जेलस हो रहा हूँ आपसे। इतनी अहमियत उसके मेरे अलावा कभी किसी को नहीं दी। ब्लैक जीन शर्ट और प्लेयो जैकेट में उससे मुखातिब उस शख्स को उसने बेसाख्ता देखा। जरीन की मोहब्बत है। जहाँ तक जेलस होने की बात है, थोड़ा अरसा सब्र करें। फाइनल सेमेस्टर के बाद हम यूनिवर्सिटी को खैर बात कहकर ज़िंदगी की झमेलों में खो जाएंगे तो जरीन भूल जाएगी कि उसकी कभी कशिश सावर से दोस्ती भी होती थी। जवाब में जरीन उसे घूरने लगी थी, मगर जरीन का इरादा तो कुछ और है। सुनहरी आंखों में शौकी समो के उस पर एतमाद शख्स ने ज़ेर-ए-लब मुस्कुराते कहा तो वो इस्तफ़ामिया नज़रों से उसे देखने लगी। कैफ़े चलते हैं? यमास हैदर को तंबिया करती नज़रों से ज़रीन ने आंखें पेशकदमी की और यमास हैदर के लबों पे मचलती मुस्कुराहट को उलझन से देखने लगी। आपने किसी लड़की को अपनी बातों, आवाज़ और आंखों से एहसास करते देखा है? नज़रें उस पर जमाए वो गोया था। उसे नासमझे अंदाज में सरनफी में हिलाया। आज घर जाकर आईना देख लीजिएगा। क्या कुछ पावर कराती नज़रें थीं उसकी। इर्द गिर्द का माहौल पर फंसों कसा हो गया था। कशिश मैं चाहती हूँ तुम आज़ाद भाई की मिसेस बनो। अगले रोज़ जरी ने कहा तो फ़ोन ही रह गई। रबिश जरई, कैसा घटिया मजाक है। ये मजाक नहीं है, मेरी दिली ख्वाहिश है। हम सबको भाई का इंतज़ार था। पहले तुमसे जिक्र इसलिए नहीं किया कि कहीं भाई कोई मेम ले आए तो तुम्हें क्या जवाब देंगे, मगर मेरा भाई किरदार का पक्का है। उसके कदम डगमगाए नहीं। उन्हें भी तुम बहुत अच्छी लगी। तुम तो कल तुम्हारा भाई मुझे देखने के इरादे से आया था। वो चिराग हो गई। जरी उसकी शदीद रद्दअमल पे हैरान थी। क्या हम किसी और टॉपिक पे गुफ्तगू नहीं कर सकते? इसका लहजा एक ताहट भरा था। फिर अक्सर और बेशतर यही बहस छट जाती। कभी तो वह नाराज़ हो जाती, कभी वॉकआउट कर जाती। अभी वो आराम के घर से लेटने का सोच ही रही थी कि जब मामा कमरे में दाखिल हुई। कशिश आज जरीन के साथ उसके वालिदैन और इमाज हैदर घर आए थे। बिला तमहीद मामा ने कहा तो आसपास खतरे की घंटी बज उठी। दिल पूरी कुव्वत से धड़कने लगा। तुम बाखबर हो अपनी रवायतों के मामले में। तुम्हारे पापा कितने सख्त हैं। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम ख़ानदान से बाहर गैर साथ में शादी नहीं करते, मगर वो लोग अड़े हुए थे। इनकार के बावजूद अपनी बात मनवाने पर तुले बैठे थे। इमाज हैदर तो कुरान और हदीस की रोशनी में दलील दे रहे थे। कशिश तुम्हारे पापा समझ रहे हैं कि वो शायद तुम्हारी मंशा। नहीं मामा, इसमें कतन मेरी मंशा नहीं है। आप जानती हैं ना मुझे। एक ऐसी इल्ज़ाम पे वो डरती थी। मामा की बात तलवार की धार की तरह लगी। मामा मुत्तमिन होकर मुस्कुरा दी। मुझे तुम पर पूरा एतमाद है। मामा चली गई थी और उसे सोचो के गिरताब में छोड़ गई। अगले रोज़ सरें का मूड सख्त ख़राब था। इस्तफसार पर वो फट पड़ी। कल हमारे साथ तुम्हारे यहाँ कोई अच्छा सलूक नहीं हुआ।
तुम्हें समझाने की मैंने अपनी सी सही की थी, मगर तुम पे भी भूत सवार था। बातों बातों में मैंने तुम्हें कई बार समझाने की कोशिश की कि हमारे यहाँ साथ में शादी नहीं की जाती, किसी गैर साथ में शादी नहीं की जाती। पापा इस मामले में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। मेरी किस्मत अभी है जो अभी तक बची हुई हूँ, वरना हमारे यहाँ को तो कम उम्र में ही शादी कर देते। लड़कियों की तालीम का कोई तसव्वुर सिरे से ही नहीं है। पापा को बेटी की बड़ी आरज़ू थी, शायद मुझसे इतनी ज़्यादा नरमी है वो इसलिए बरतते हैं मुझसे मोहब्बत अपनी जगह, मगर रसूलों से बगावत करने वाले उनके दुश्मन होते हैं, ख्वाह वो उनकी अजीज़ बेटी ही क्यों ना हो। वो पहली बार अपनी फैमिली के बारे में खुलकर बोल रही थी, जिसमें ज़री के बहुत सारे सवालों के जवाब थे। तो मुझे अपने आने के बारे में बताती तो मैं तुम्हें रोक देती। इसका लहजा मासद ख्वाहाना था। वो पापा की मसाज आशना थी, यकीनन उनका रवैया दुरुस्त नहीं होगा। उससे प्यारी किसी दोस्त की नाराज़गी और बीचान बाबा जान की बेइज्जती पे नदामत होने लगी। सॉरी ज़री, जो कुछ हुआ मैं उसके लिए सख्त शर्मिंदा हूँ। वह एहसास फितरत रखती, मगर ज़री बहुत गुस्से में थी। हम सिर्फ एक अर्जी कर लिए गए थे, इनकार का सवाल ही ना था, क्योंकि यह नमाज हैदर वन ऑफ द बेस्ट है। तुम्हें ढूंढने से भी ना मिलेगा ऐसा पार्टनर। तुम्हारे पापा ने बहुत इंसल्ट की, हमारी आराम और सहूलत से भी बात हो सकती थी, हमें यूँ जलील ख्वार तो ना करते। मॉडर्न एज में रहने के बावजूद तुम्हारे पापा की सोच बहुत कंजर्वेटिव है। शट अप ज़री, मेरे पापा को बुरा कहने का तुम कोई हक नहीं रखती। मैंने तुमसे दोस्ती की है, खुद से जुड़े लोगों की बेइज्जती का लाइसेंस नहीं दिया। कितनी देर से वो समझाने की कोशिश कर रही थी, फिर उसका ज़बरदस्त जवाब दे गया। वो कॉमन रूम में से बाहर गई, जानती थी पापा को मिसबिहेव नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो क्या कर सकती थी, अपनी सोचों में कम गुम चली जा रही थी। ठीक है, सामने से आते ये माँ सदर पे भी नजर ना पड़ी। अनजान बनने की आदत नहीं है या पुरानी। वो साइड से गुजरने लगी तो वो ऐन निगाहों के सामने आकर तन से गोया हुआ। उसे गैर मुतवक्का तौर पर सामने देखकर वो ठीक ठाक गई थी, जबकि नज़रअंदाजी के अजीम मुजाहरे पर हालांकि खुद पसंद न्याज हैदर के अंदर एक आग भड़क उठी थी। अस्सलाम वालेकुम, उससे संभल कर तमाम से सलामती भेजी। वासलाम, आपने तो अदाब से वाकिफ़ किया, वरना आपके बड़ों ने तो कोई कमी भी नहीं छोड़ी थी। वो एकदम से लब भेज गई। वो इन लहजो अंदाज की आदी नहीं थी। आज तक किसी के क्लास फेयर ने उसकी शख्सियत के गिर्द मजबूत आचार को तोड़ने की कोशिश नहीं की थी। उसका लब व लहजा इतना स्पार्ट और दो टोक होता था कि उनकी हिम्मत तो जवाब दे जाती थी। ये माँ सदर को रआनियत इसलिए हासिल थी कि वो उसके अजीज़ दोस्त का भाई था। ज़रे ने बताया तो होगा, आपके घर में कितनी इज्जत अफजाई हुई उसके मुसलसल तंजीज़ से। उसकी सभी पशमानी पे नागवारी की लकीरें गहरी होने लगी, जिन्हें उसने मिटाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। अगर आप तंज की रोश छोड़कर स्लीस लफ्ज़ों में समात करें तो मुझे जवाब देने में आसानी होगी। उसके पिगड़े नकोश देखकर वो धीमा पड़ गया। आपके पापा ने साफ इनकार कर दिया, मगर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्या मुझ में कोई कमी है? नेवी ब्लू जीन्स पर जैकेट में मलबूस डैशिंग शख्स उस पर चंबी नजर निगाह डाली। मुकाबिल की सुनहरी आंखें गुरूर के नशे में चूर, उनकी नीली निगाहों में रगड़ी खुद पे नासान दिखाई दे रही थी। नजरें फेर कर उसने शहद रंग बालों की आलोहों को शहादत की उंगलियों से परे किया। अल्टे हाथ से अटल सीने से फाइल सीने से चिपकाई, सीधे हाथ से शोल्डर पे बैग के स्ट्रिप पकड़े। वो बड़ी पुरएतमाद नजर आ रही थी। माँ सिद्दर के अंदर उसे पाने की लगन जुनून का रूप धारती जा रही थी। उसकी बेनियाजी खातिर में ना लाने वाली वो उसे ज़रा नहीं भा रही थी। मेरी राय पापा से मुख्तलिफ नहीं, पापा का फैसला मेरा फैसला है, डेट्स इट। जमला मुकम्मल करके वो रुकी नहीं और माँ सदर उसके अंदर अंदाज पे चल भुन गया। कुछ ही दिन बाद उसे फिर मालूम हुआ कि माँ सदर पी जान और बाबा जान एक बार फिर प्रपोजल लेकर आए हैं। उनकी तुम्हारा अहमद पर पापा मशकूक हो गए। जबकि रात पापा और भैया की अदालत में पहली बार उसकी पेशी हुई। कशिश, तुमने कभी हमें शिकायत का मौका नहीं दिया, कभी हमारी इज्जत उछालने की जरूरत नहीं की। इसलिए जब तुमने यूनिवर्सिटी में पढ़ने को ख्वाहिश इजहार किया तो हमने इजाज़त दे दी। तुम्हें याद है ना, हमने तुम्हें ये कहकर यूनिवर्सिटी में भेजा था कि हमें शर्मिंदा ना करना, कभी कोई ऐसा काम ना करना कि हमें तुम्हारी कोई पैदाइश पे अफसोस होने लगे। जी पापा, मुझे सब याद है। फिर इनकार के बावजूद ये माँ सदर उसके घर वाले दोबारा क्यों आए? फिर वो उसके सवाल का जवाब क्या देती तो चुप रही। क्या तुम ये माँ सदर को चाहती हो? पापा के दबंग लहजे ने उसके हाथों को नम कर दिया। शर्म से गिर जाने का मुकाम था ये माँ सदर पे, तो तुम मुझे किस मकाम तक ले आए? उसने दुख से सोचा और जल्दी से उनका शक दूर किया, वरना शायद शक यकीन में ढल जाता। पापा भाई की अदालत से रहा हुई तो अपना आप मुजरिम लगने लगा। मज़लूम को जब तक बाइज़्ज़त बुरी ना किया जाए वो खुद से भी शर्मिंदा रहता है। उसकी भी यही अदालत थी। ज़रूर कुछ गड़बड़ है, वरना एक बार की बेइज्जती के बाद दोबारा
दोबारा बेइज्जत होने को कौन पसंद करता है। नाज भाभी की मगरूर भटनी ने दूर तक पहुँचाया था। मुजरिम ना होते हुए भी उसे शक की निगाह से देखा जा रहा था। पापा भैया की टटोलती नसें उठती तो उसके कदम लड़खड़ा जाते। नाज भाई की भाभी की हंसी उड़ाती आंखें जी को चलाने वाले अंदाज असियत से दो चार कर रहे थे। बस एक मामा की आगोश थी जिसमें सरक कर वो गिरा करती थी। कशिश, मैं जानता हूँ आप मुझे नापसंद नहीं करती, आपके पापा अच्छे नहीं करे। इमाज हदर ने फिर रास्ता रोक लिया। गमो गुस्से झंझलाहट ने उसे एक साथ ही लुकार कर दिया। वो जितना दामन छुपा रही थी वो खुद रोक कर रूह काटने की तरह हर बार उसका दामन थाम लेता था। जब से आया था उसे जियत ही दे रहा था, चैन सुकून नींद बर्बाद करके उसे तमाशा बना दिया। अब भी उसके अंदाज पे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। बहसियत इंसान नापसंद नहीं करती तो आप को पसंद भी नहीं करती। मैं चुप थी, मैं आपकी बातें बर्दाश्त कर रही थी तो सिर्फ जरें की बाइस, मगर भाड़ में चाहे ऐसी दोस्ती जिससे जहनी अजियत हो। क्यों मेरी राहों में आकर मेरी ज़िंदगी मुश्किल से दो चार करें। जब आपको जॉब मिल गया है तो क्यों बार बार मुझे तंग करें। यही जानने ख्वाहिशमंद है कि मैं आपको पसंद करती हूँ या नहीं। तो सुन लीजिए मिस्टर यमास हैदर, मुझे आप सख्त नापसंद है। दुनिया लड़कियों से भरी भरी है, किसी और का इंतखाब कर लीजिए। खुदारा मेरी राहों में मत आए। जरे के बेगाने पन्ने का गुस्सा तो पहले ही दिला रहा था, मजीद कसर उसने पूरी कर दी तो वो चुप हो ना रह सकी। भड़क उठी, मेरा हर रास्ता तुम पे ख़त्म है। माजिदा ने कभी झुकना नहीं सीखा। मिस सवर, तो जानता हूँ दुनिया जो दसन लड़कियों से भरी पड़ी है, मगर क्या करूँ कि नज़र और दिल को तुम भाई हो। मैं तुमसे मोहब्बत करने निगाहों पे तहाशा, पहले तो तुम मेरी पसंद थी, अब अना बन गई हो। मैं इन लोगों की फहरिस्त में नहीं हूँ जो दिल में हसरत पास के कब्रें बना ले रहते हैं। मुझे आरज़ुओं को मसले गुलाब खिलाना आता है। हमें घर से बेइज्जत करके निकालने वाले तुम्हारे पापा खुद तुम्हारे हाथ मुझे सौंपेंगे, देख लेना। उन निगाहों से कशिश सावर तुम्हें बनाया तो अपना वजूद ही सफ़र हस्ती से मिटा दूंगा। वो ये वादा रहा यमा सिदर का तुमसे, फिर वो रुका नहीं। एक पल को उसे डर लगा था, मगर अगले ही पल सर झटक के आगे बढ़ गई। 3-4 रोज़ बखैरत गुजरे तो उसकी धमकी से उसे महज धमकी ही लगी। भैया को जल्दी थी, वो उसे गेट से थोड़ा आगे ही ड्रॉप करके चले गए थे। फाइल सीने से लगाए वो 2 कदम उठा रही थी। अना फना तेज़ रफ्तार टोयोटा के दरवाजे खुले और बिजली किसी तेजी से 2 लड़कों ने उसे अंदर खींच लिया। हवास उस पूरी तरह ठिठक गए कि चीखने चिल्लाने और मदद करे बुलाने का मौका न मिला। हवास ज़रा बहाल हुए तो उसने चीखना शुरू कर दिया, जिसके नतीजतन में क्लोरोफॉर्म से भीगा रुमाल उसे होश से बेगाना कर गया। आँख खुलते ही सामने चेयर पर यमा सदर को आराम से वो साल में बैठे देखकर वो उछल ही तो गई। अगवा यह लफ्ज़ ही इतना भयानक था कि उसकी रूह कब आ गई। सफ़र में कोई परेशानी नहीं तो नहीं हुई, कितना पुरसकून अंदाज था उसका। क्यों लाए हो मुझे यहाँ, मुझे घर जाना है। वो सिसक उठी और अपनी ख्वाहिश पर घर तो वह ही आ गई थी। खुद यमास हैदर उसे ड्रॉप करके आ गया था, मगर वापसी की बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ी थी उसे। लड़के के साथ उसकी इज्जत और आबरू भी सफ़र करती है। यमास हैदर ने एक शर्त रखी थी कि अगर वो सही सलामत वापस आना चाहती है तो उसे उसकी बात माननी पड़ेगी, वरना उसे अब्बास हमेशा अपने पास रख सकता है। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसके आंसू इल्तिजाई उसके दिल को मोम न कर सके। वही हुआ जो वो चाहता था, जिसका उसने इंतकाम लेना था। निकाहनामे पर साइन करते वक्त वो पापा और भैया के शर्मिंदा उस निगाहों की उस गुनाह की माफ़ी मांग रही थी जो उसने किया ही ना था। सुबह को भैया अब छोड़ कर गए थे वो कशिश सावर थी, मगर अब कशिश समाज बन गई थी। लम्हों में जैसे उसे सदियों का सफ़र कर लेता। कितनी कमज़ोर होती है औरत, मर्द जो चाहे वो बन जाती है। बदनाम गलियों में कहीं उनकी दिल बस्तगी का सामान बन जाती है तो कहीं अपना नाम औरत के नाम के साथ जोड़कर वो उसका मजाजी खुदा बन बैठता है। फिर जायका बदलना हो तो मासूम भोली भाली लड़कियों को वरगला कर दोस्त बन बैठता है। किसी गैर महरम से दोस्ती जायज़ है, मगर मर्द सिर्फ अपने फ़ायदे की बात सोचता है। उस औरत के खसारे से कोई सरोकार नहीं होता। उसमें शायद अल्लाह ने ज़्यादा का एहसास भी नहीं डाला कि वो किसी औरत को रोनता है, तो उसके एहसासात और जज्बात पे कौन सी आग दहक उठती है। वो न जाने कब तक रोती रहती है। मामा की आमद ने उसे आंसू पहुँचने पर मजबूर कर दिया। खाना लग चुका है, तुमने अभी तक चेंज नहीं किया, तबीयत ठीक है ना। उसके चेहरे को मामा ने बड़ी फिक्रमंदी से देखा था। सर में दर्द था। उसे फ़ौरन बहाना कर लिया और सच भी था। यमा सदर के अमल ने तो उसके सारे वजूद में दर्द भर दिया था। उसे जिस्म फोड़े की तरह दिखता महसूस हो रहा था। इतनी बड़ी हो गई हो मगर बच्चों की तरह बीमारी में रोने वाली आदत ना गई तुम्हारी। मेडिसिन ले लेती तुम तो अब तक आराम भी आ जाता। चलो उठो, थोड़ा सा कुछ खा लो तो फिर मेडिसिन की बारी आएगी। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है मामा, वो इनकारी करती। दिल पे जबर करके मामा की बात मान भी लेती तो नाज पावी की मायने खेज नज़रों से फिर से उधेड़ने लगती। मामा खाना कमरे में ले आए। लंच पे सिर्फ तो वो तीनों ही तो होती हैं। नाज भाभी डाइनिंग
डाइटिंग कर रही थी तो मामा खाना कमरे में ले आए। बेहद इसरार पे उसने चंद नवाले लिए थे। मामा से उसके इर्द गिर्द की उसके उसकी दिगर को हालत छुपे न रह सके। उन्होंने इस्तफसार भी किया तो वह तसल्ली बख्श जवाब न दे सकी। शाम ने रात की बाहें थाम ली थी मगर वो अपने कमरे में बंद थी। सोच सोच के दिमाग में टिसें उठने लगी थी। आने वाले वक्त का खौफ ज़हनी दबाव ने टेम्परेचर की शक्ल इख्तियार कर लिया था। सुबह वो बुखार में तप रही थी। पापा भैया ऑफिस आ चुके थे। मामा ने फैमिली डॉक्टर को कॉल कर लिया था। वो अपना फ़र्ज़ अदा करके जा चुके थे। मामा से ज़बरदस्ती जूस के साथ मेडिसिन दे रही थी। नाज भाभी की खोज थी। नज़रें जर्द चेहरे पर खड़ी थी। मेडिसिन के ज़ेरे असर न जाने कब तक वो दुनियावी सोचों के अलगार से बची रहती। दरवाज़े पे मुसलसल जो होने वाली दस्तक ने उसे शऊर की दुनिया में ला कर खड़ा किया। दरवाज़ा खुला है, आवाज़ ने कहा से भरी थी। बीबी, आपको बड़े साहब गेस्ट रूम में बुला रहे हैं। मुलाजमत चलावे की तरह पैगाम रसानी फरीजा जाम देकर जा चुकी थी। वो खुद में उठने की सकत नहीं पा रही थी मगर पापा का पैगाम था। सो उठ खड़ी हुई। वाइट काटन का सूट शिकनों से पर था। जर्द चेहरा ने कहा तो कमज़ोरी का इश्तहार बना हुआ था। उलझे बालों को उंगलियों से संवार कर कैचे में मुकीद किया। वाइट और कंडी का दुपट्टा सर पे लेकर वो कमरे से निकल आई। घर में गैर मामूली खामोशी तारी थी। उसके अंदर खुद इतना शोर बचा था कि उसे फ़िज़ा की खामोशी का एहसास तक न हो सका। वो हकीकतन अपने हवासों में नहीं थी। उसने एक लम्हे को नहीं सोचा कि पापा ने उसे गेस्ट रूम में क्यों बुलाया है। अगर ग्रे नफीस पर वो पर्दा हटाकर उसने कमरे में कदम रखा था। सबसे पहले नाज भाभी की सजाइया मुस्कुराहट पे उसकी नज़र पड़ी तो चौंक गई। उसके से ज़ेरे ज़रा परे मामा लब कुचलते अपनी उंगलियां मसल रही थी। बेचैनी उनके हर अंदाज से आती। फिर उसकी नज़रें भैया और पापा के चेहरे पर पड़ी। दोनों के चेहरे पर नाफहम तासरात है। फिर उसके हवासों को कई हज़ार वॉलेट के झटके लगे थे। काफ़ी कलर की ज़बरदस्त सी ड्रेसिंग के शान से सोफ़े पर जो फैलाए टांग पे टांग मोड़ के मुस्कुराती नज़रों से यसमास हैदर उसे ही देख रहा था। वो एकदम से लड़खड़ा गई। पर्दे पे हाथ का दबाव मज़ीद बढ़ गया। वो सख्त खौफजदा नजर आ रही थी। बीबी जान और पापा जान सर झुकाए बैठे थे। कशिश, पापा की दबंग आवाज़ गूंजी। वो थड़ा गई थी। यमास हैदर जो कह रहे हैं क्या वो दुरुस्त है? क्या तुमने उससे निकाह कर लिया है? उस गरीब पापा का चेहरा सपाट था। मोहब्बत की चादर उठ चुकी थी। वो लब कुचल के रह गए। वो जिस वक़्त से होल रही थी वो आ चुका था। हजूर निकाहनामा आपके सामने है। फिर भी उस किस्म का सवाल गौर से देख ले। इसमें कल की तारीख दर्ज है। कैसी फतह मंदी थी। यमास हैदर के अंग अंग में मुस्कुराकर वो मुसलसल इन्हें चढ़ा रहा था। उनकी बेबसी का मजाक उड़ा रहा था। तुम अपने मुंह बंद रखो, भैया कर रहा है। उसने झट लबों तो उंगलियों रख ली। उसके अंदाज पे भैया अपने से बाहर हो गए। पापा ने तंबी करके साल से उंगली उठाकर उंगली उठाकर उन्हें खामोश रखने को कहा। मैंने तुमसे कुछ कहा पूछा है कशिश? पापा के लबो लहजे में बेहद अजनबी थी। सबकी नज़र उसके बातें वजूद पे जमी थी। उसका जी चाहा यहाँ से कहीं दूर भाग जाए। जवाब तो कशिश भैया की खुश्क आवाज़ पर हरासा होकर रहेगी। ज़रा तहम्मुल से शारक। मामा ने जैसे इल्तिजा की थी। बेटी यूँ अदालत में देख कर उनका जीभ घबरा गया था। कल उसके दघड़ गो हालात उसके सामने थे। वो उन्हें की हर कोशिश इनकार कर दे यमास सदर को कि ये सब झूठ है। कशिश हमारा ज़ब्त मत आजमाओ। उसकी खामोश पापा को डरा रही थी। इन्हें उम्मीद थी अजीज़ बेटी इनकार कर देगी और फिर वो मियाँ सदर का वजूद सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे जो उनके अना और रसूलों को रोलना चाह रहा था। पापा कल जब भैया मुझे छोड़ सिर्फ ये बताओ निकाह हो चुका है। पापा ने बात काटी। मैं वही बताने जा रही हूँ कि कल सिर्फ हाँ या ना। उनका हौसला बिखरता जा रहा था। सफाई का मौका दिए बगैर पापा बरहम हो रहे थे। आप मेरी बात तो सुन ले। रूहान सी हो गई। कोई फ़ायदा नहीं है उन्हें कुछ सुनाने का। मैं 1 घंटे में इन्हें कह रहा हूँ कि कल हमने गुरगाहों की मौजूदगी में इजाब कबूल का फरीसा इंजाम दिया। वो आंखें फाड़े यमास सदर को खो रही थी। उसका अंदाज़ कितनी गलत कहानी का उन्वान दर्ज रहा था। उसका अंदाज़ ये साबित कर रहा था उस अमल में वो बराबर के हिस्सेदार है। उसने बात कुछ इस अंदाज में की थी कि पापा और भैया के अना पर बनाई थी। वो कशिश के मुंह से इनकार सुनने के ख्वाहिशमंद थे। उसका दिल चाहा उसके खूबसूरत चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दे। सराम कोरे टिकाए संस्कार कर दे। या मासिदर तुम तो चुप करो। जो बीबी जान ने नगवारी से कहा। वो लापरवाही से पैर छलाता रहा। सावर साहब, बात सहूलत से भी की जा सकती है। अंकल प्लीज़ चुप रहे वरना बात बढ़ जाएगी। आपके बेटे ने तो सहूलत ही बढ़ती है। भैया इश्ताल में आ गए थे। तुम्हें मेरे बाबा जान से इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है। मांस पकड़ गया। मुंह बंद रखो तुम अपना। जो कुछ तुमने किया है उसके बाद ये फूलों के हार पहनाने से रहे। बाबा
पापा जान ने उल्टा उसे ही डांट दिया। पापा का ज़बत जवाब दे रहा था, कशिश हाँ या ना। पापा की बेतनाई उसके वजूद को मुंतशिर कर रही थी। हिम्मत करके बोली, पापा निकाह हो चुका है। लेकिन बस, पापा ने हाथ उठाकर रोक दिया। अहमियत और हसूल झाग की तरह बैठ गए थे। हैदर साहब, अपनी बहू को ले जा सकते हैं। आप और आप लोगों से जुड़े किसी भी शख्स को दोबारा हमारे घर आने की इजाज़त नहीं। बिलगर्स, ऐसा हो तो हमें इल्ज़ाम मत दीजिएगा। बाकी बाकी लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। पापा की सर्दो सपाट लहजे ने माहौल को अपने हिसार में ले लिया। मामा एक इल्तिजाई अंदाज में बेटर शोहर को देख रही थी। ज़ावर साहब, प्लीज़ ऐसे फ़ैसला मत कीजिए, ये आपकी बेटी है। बाबा साहब ने पापा से दुरुस्त की दरख्वास्त की। उसके दरगों हालात उन्हें दुख रहे थे। मामा ले बेटी के हक़ में आवाज़ उठा रही थी। जो लड़की हमारी रेत और आवाज़ को रोल दे, वो हमारी बेटी नहीं हो सकती। काश कि हमने उसकी पैदाइश में उसका गला दबा दिया होता तो आज यूँ पछताना होते। नफ़रत भरे लहजे में कह रहे थे भैया, भैया वहाँ से निकल गए। वो फटी फटी निगाहों से सबको देख रही थी। उनके आन ऐसे उसके इर्द गिर्द बेख्तियारी ने आग लगा दी। तंबी के सीने के अंदर घुटन बढ़ गई। धुन ने दिमाग महफूज कर दिया। सारे अल्फाज अंदर ही घुट गए। ज़मीन हिलने लगी थी। कमरे की छत जैसे उस पर आ रही थी। जो हवास छोड़ते उसने बेतहाशा आंसू बहाती वो अपनी तरफ लपकते देखा था। फिर उसका जहन तारीकी में डूब गया था। आँख खुलते ही उसने खुद को यकसर अजनबी माहौल में पाया। शुक्र है तुम होश में तो आई। कैसी हो? उसका हाथ थामे सरें उसके सामने थी। तो क्या यमाज हैदर उसे ले आया? ये ख्याल भी इतना नफरत अंगेज था कि उसकी रगें तन गई। उसने झटके से अपना हाथ सरे के हाथ से छुड़ाया। वो शर्मसार नजर आने लगी। सॉरी कशिश, जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तुम्हारे पापा के बायस मैं तुमसे नाराज़ थी, मगर तुम्हारे साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। पापा जान बीचान किसी को यमाज हैदर ने इन्फॉर्म नहीं किया, हमें ला इलम रखा। फिर जब तुम्हें लाने की बात के साथ निकाह की इतला दी तो वो दोनों ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा। वो किसी तौर तुम्हें लाने को तैयार न थे। उन्हें भाई पे गुस्सा था। जब वो अकेले तुम्हें लाने को उठ खड़े हुए तो बाबा जान और बी जान भी साथ चलती है तो के मामला सुलझाएंगे। बंद करो ये तकरीर, भूल जाओ कि मैं तुम्हारी दोस्त कशिश सरा हूँ, जावर हूँ। ये याद रखो। तो सिर्फ तुम इतना कि तुम्हारे जीनियस द वन ऑफ द बेस्ट भाई ने मेरी इज्जत का सौदा करके मुझसे निकाह नामे पर साइन करवाया। मेरी माँ बाप भाई की सर झुकाकर मुझे यहाँ ले आया और अब तुम सोच रही हो कि तुम्हारी बकवास सुनकर तुम लोगों को माफ़ कर दूंगी। तुम लोगों ने कशिश जावर से मुकाबले की ठानी है। जीना दोपहर कर दूंगी मैं तुम लोगों का। बोलते बोलते चक्कर आया तो सर पकड़ के बैठ गई। मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लगी। तुम हर तरह का रवैया रखने के मजाज हो। सरें हम दर्दाना निकाहों से उसे देख रही थी। वो उसे हक पचानब गर्दान रही थी। एहसास इस बात पे अकारी बार तो वो हर जी होश का दिमाग उलट कर सकता है। वीना ने अंदर दाखिल होते माहौल की सर्द फिजा को महसूस कर लिया। नज़रों पे ही नज़रों में उसने ज़रे से इंतज़ार किया कि बेचारगी से लब कुचलती रही। कई घंटों के बाद होश में आई हो। ये स्नैक्स और जूस ले लो, फिर मेडिसिन खा लोगी। डॉक्टर भी चेक करके गया है, बहुत कमज़ोर हो तुम। दीना ने दोस्ताना अंदाज में ट्रे बेड पर रखकर उसकी तरफ देखा। उसकी जर्द नंगत पे उन्हें नए सिरे से यमाज हैदर पे गुस्सा आया। लो शाबाश। वीना ने फ्रेश जूस का ग्लास उसके लबों से लगा दिया। वो ग्लास दूर फेंक देना चाहती थी। जरे की हर तरह से उसे भी खड़ी खड़ी सुनाने का इरादा रखती थी, मगर उसके चेहरे पे दर्द तासरात ने ज़ुबान तालु से लगा दी। चंद सिप लेकर उसे ग्लास परे रख दिया। कशिश हुआ, उस पर हम जितनी भी माफ़ी मांगे कम है। यमाज की हरकत हमें भी बुरी लगी है। हमारी दिली आरज़ू थी तुम उसके नाम से जुड़कर हमारे दरमियान आओ, मगर उस तरह हमने कभी नहीं चाहा। तुम ये मत समझना कि यमाज तो हमारा है तो हम उसकी तरफदारी करेंगे। बाबा जान बी जान हदीद हमें ज़री, हम सब तुम्हारे साथ है। तुम खुद को तनहा मत समझना। हम मज़ीद न्याज को तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करने देंगे। दीना ने उसे थपकते हुए धीमे सरों में समझा रही थी। उसके हलक में आंसू का गोला बन गया। कोई बेटी इससे रुखसत होती है बाप के घर से जैसे उसकी रुखसती हुई। मेका लड़की का गरूर फ़ख्र होता है और यमाज ने उससे ये गरूर छीन लिया था। पापा ने उसे यूँ रुखसत किया था जैसे लहद में उतारने का इरादा हो। यमाज की अमल ने उसे लहद में तो उतार ही दिया था। यह सरे इल्तिजाइया नज़रों से उसे देख रही थी और दीना उसे प्यार से मेडिसिन खिला रही थी। वो जानती थी जो जंग उसने लड़नी है उसके लिए उसे तंदुरुस्त रहना बहुत ज़रूरी है। ओहो जान दुश्मना, अबा होश व हवास में क्या हाल है। मिसिस हम यमाज हैदर सराल में खुश आमदीद। वो अंदर दाखिल हुआ। उसे चाको चबंद देकर उसकी आंखें रोशन हो गई। वो सब गौर देखने लगी। बड़े बड़े फातिहा जब जग जीत कर आते होंगे तो उनके चेहरे पर भी जीत का सोम इसी तरह बिखरा होता होगा जैसे उस वक़्त फतह मंदी के रंगों में उसका चेहरा रोशन कर रखा था। तुम्हारी इस जीत को मैंने हार में तब्दील न कर दिया तो फना कर दूंगी खुद को। मैंने कभी किसी की बुराई नहीं चाही, मगर तुम खुद मुझे घसीट लाए। अब तो चैन इसी वक्त आएगा जब तुम्हारे चेहरे पे हार देखूंगी। उसके अंदर आग
आग चल उठी थी। बीजान काफ़ी देर उसके पास बैठी रही थी। बेहद मसरत ख़वाहाना अंदाज़ था उनका। बाबाजान हदीद तक के उससे शमशारी का इज़हार किया था। इमाम सदर की हरकत पे बरहम थे, उसके खैर ख़वाह थे। वो जिसने चंद घंटों में तय किया था कि उनसे भरपूर नफ़रत करेगी, उन्हें चैन से जीने नहीं देगी, उनकी मोहब्बत से हारने लगी थी। सब उससे माफ़ी के ख्वाहिशकार थे। मुजरिम न होने के बावजूद, जो मुजरिम था वो खुला फिर रहा था, वो चाहने के बावजूद भी उन सबसे बदतमीज़ी नहीं कर सकी, इसलिए कि माँ ने उसकी घुट्टी में बड़ों से बदतमीज़ी के गुण नहीं डाले थे। जब वो सब खुद को मुजरिम करतार रहे थे तो उनको और शर्मिंदा क्या करती। तो फिर ये तय पापा, ये माँ सदर की मेरी नफ़रत के तुम इकलौते हकदार हो। वो कान से पड़ी उसकी बड़ी सी तस्वीर को नफरत भरी नज़र से देख रही थी। ये चंद सूट तुम्हारे लिए मंगवाए हैं। दीना ने चंद मलबूसात उसके सामने किए, बाकी हिस्सा गोल करके कि बीचा ने माँ सदर को भेज कर मंगवाया है। तुम्हें टेम्परेचर अब नॉर्मल है, शावर लेकर चेंज कर लो। अपने हुलिये की अबतरी का उससे भी एहसास था। सो खुशी खामोशी से वॉशरूम में चलेगी, गीले बालों को झटकते हुए आई तो खाने की ट्रे लिए मुंतज़िर थी। जरीम अब दास्ता उसकी नज़रों से ओझलती। हकीकत उससे ये माँ सदर की हरकत पे शौक लगा था। ये अजीज़ दोस्त के साथ भाई की ज़बरदस्ती अच्छी नहीं लगी थी। गर्चा उसने निकाह का साना काफ़ी संसर करके सुनाया था, मगर हर साहब दिमाग सोच सकता था कि एक लड़की कहाँ मशहूर हो सकती है, उसके अनाम मान कहाँ हार सकती है। फिर कशिश के लफ्ज़ों ने उसे माँ सदर से मज़ीद बरगश्ता कर दिया था। वो कशिश को हक बजानम समझ रही थी। रात के खाने के बाद बीजान एक बार फिर उसके बेडरूम में चले आए। उसे निखरा सुथरा हुलिये में देखकर ढेरों दुआओं के साथ नज़र उतारी थी। आपके बेटे की नज़र लग गई। मैं शाख से गुल की तरह टूट कर गिर पड़ी हूँ। अब किसकी नज़र लगेगी? बीजान तलख मुस्कुराहट के साथ वो चुप रही। बीजान ने कहा था वो चाहे तो वो मेरे कमरे में शिफ्ट हो सकती है, वरना नमाज का रूम चेंज करने को कह देंगी। वो जानती थी उसके साथ पहले ही तनाव का शिकार थे, संभलने के लिए थोड़ा वक्त दरकार था। जबकि मासदर मर्द था और मर्द को औरत के सीने के अंदर मौजूद दिल को परवाह नहीं होती। उसे अपने जज्बात और एहसासात की फ़िक्र रहती है। हो सकता है वो उससे ज़ोर ज़बरदस्ती से दरेग ना करे। उसी सब उन्होंने इस्तफसार किया और उसका जवाब सुनकर मती रह गई। उसने बिला झिझक कहा था वो दोनों इसी रूम में रहेंगे। बीचान चुप रह गई। वो उसका भला चाह रही थी, जबकि उसने अल्तफ़ाम का रूप धार लिया था। पापा की बेतनाई उसे तोड़ फोड़ कर रख दिया था। भैया की बेतनाई उसे दिल में घाव कर लगा देता। उसे ये एहसास मारे डाल रहा था कि जिस आंगन में उसने 22 साल गुजारे वही एक पल में पराया होगा। जिन मकीनों के साथ लम्हा लम्हा गुजारे उन्होंने भी बेतबार किया। उसकी ज़ात कई हिस्सों में मुकीम हो गई थी। वो बेतबार ठहरी थी। उसके दामन पे दाग लग गया था। मान गरूर छिन गया था। बाप भाई की नसरों में गिर गई थी। किसकी वजह से? यमास हैदर ने उसके सर से एतमाद की चादर उतार दी थी, और औरत चादर उतारने वाले को माफ़ नहीं करती। उसने पल भर में अपनी ज़ात से टुकड़ों को इकट्ठा किया था। उन बुज़दिल लोगों में से नहीं थी जो हर जहर खाकर या पन डालकर ज़िंदगी की हमी से निजात हासिल कर लेते हैं। वो खुदकुशी पर मजबूर कर देने वालों में से थी। यमास हैदर के बेडरूम में रहना भी उसी का सिलसिले की गज़नी थी। वो करीब रहकर भी दूर रहना चाहती थी। समुंदर बनकर उसे प्यासा रखना चाहती थी, और प्यास की तलब उस वक़्त शदीद होती जब समुंदर नज़रों के सामने हो। इस वक़्त खुश्की हद से सिवा होती थी। तलब और रसद का ये खेल बहुत पुराना था। कशिश तस्वर यमास हैदर को प्यास का सहरा करार देने का इरादा रखती थी। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, जो उस बात का ऐलान कर रही थी कि वो अंदर है। वो बेड पे बैठ गई। चंद सानिए वो जो ये लव में गुनगुनाता बरामद हुआ, उसे बेड पर देखकर उसकी बाँछें खुल गई। हमारे मिलन की पहली रात में बेडरूम में आया तो खबर हुई कि मोहतरमा लान की लंबाई चौड़ाई मालूम कर रहे हैं। सो फ्रेश होने चला गया। तौलिए से बालों को रगड़ते हुए उसका अंदाज तकल्लुम ऐसा था जैसे बरस रहा था। बरस से उसकी माँ बहन मोहब्बत भरा ताल्लुक हो। उसे ज़रा मलाल नहीं था अपने किए का। उसने सिलकती नज़रों से उसे बेहद शख्स को देखा। बाल रगड़कर उसने टावल उसकी तरफ उछाल दिया। क्या बेहूद किया ये? वो भैंसे अंदाज में चीखी। अब तो मिसिज बन गई हो तो जान लो, मैं बहुत फैलावने वाला बंदा हूँ। तुम्हें खूब मसरूफ़ रखूँगा, फिर तो मेरे बच्चे भी तुम्हें खुद ही मसरूफ़ कर देंगे। खबरदार, तुमने मुझसे ज़्यादा उन्हें अहमियत दी। आखिर जान जो जोखनों में डाल कर हासिल किया है तुम्हें।
اتنا تو حق بنتا ہے میرا، تمہارا کیا خیال ہے؟ اپنے بالوں میں برش کرتے ہوئے وہ اس کا خیال جاننے کا خواہش مند تھا۔ وہ فطری شرم و حیا کو کنٹرول کر کے اس کے فضول کوئی سن رہی تھی۔ آپ جاگتے میں بھی غالباً خواب دیکھنے کے عادی ہیں، مزاح فرمایا۔ تم میری آرزوؤں کا خواب ہو اور میں تمہیں جاگتے ہوئے ہی دیکھ رہا ہوں۔ بلا شبہ وہ لفظوں کا کھلاڑی تھا۔ برش رکھ کر مسکراتے ہوئے پلٹ آیا، پھر اس کے مقابل بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس وقت گرے شلوار سوٹ میں سنہری آنکھوں میں شوخیاں لے اسے سختی زہر لگ رہا تھا۔ اچھی لگ رہی ہو، ریڈ کلر کی قسمت جگا دی تم نے۔ سوٹ سلیکٹ کرتے انداز آج نہیں تھا کہ تم ان کپڑوں میں اتنی اچھی لگو گی۔ ایکچولی تم پہلی مسز ہو نہ، سو کئی ہو نا، کوئی تجربہ نہیں ہے مجھے۔ یہ سوٹ آپ لائے ہیں؟ وہ بھپر گئی۔ اس نے معصومی سے سر اس بات میں سلایا۔ کہو تو بوتیک کی رسید دکھاؤں؟ اس نے دوپٹے شانوں سے نوچ کر گوا کر گولا بنایا اور حماد صدر کے منہ پر دے مارا۔ سوٹ چینج کرنے کے خیال سے تن فن کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چند قدم وہیں چلے تھی جب بیٹھے بیٹھے اس نے اس کی کلائی تھام لی، اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کی پشت اس کے سینے سے چا لگی، اس کے وجود کے گرد دونوں بازو مائل کر کے اس شانے پہ تھوڑی ٹکانے سے کوشش کی۔ میرے لائق کپڑوں سے اتنی نفرت کے فوراً چینج کرنے اٹھ کھڑی ہوئی ہو؟ چھوڑے مجھے، اسے سختی سے کہا۔ حد درجہ غربت اسے حواس پاستہ کر رہی تھی۔ چھڑا لو، اسے چیلنج کیا۔ وہ اس کی بے چینی پہ محسوس ہو رہا تھا۔ مارے غصے کے اسے چہرہ موڑ اس کے دائیں شانے پر دانت رگڑ دیے۔ مائی گڈنس، اس کی گرفت خود بخود ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ سرد سے ہزار کو توڑ کر نکل آئی۔ تمہاری زور لگانے کے اسٹائل سے سمجھتا رہا کہ جوڈو کراٹے میں بلیک بیلٹ لے رکھی ہے۔ کیا خبر تھی؟ بلی کی طرح دانت بھی کاٹ دیتی ہو۔ گریبان کے بٹن کھولتے ہوئے وہ مسلسل بول رہا تھا۔ جنگلی بلی کس قدر زور سے کاٹا ہے، دیکھو نشان آ گیا۔ کالر ایک سائڈ سے نیچے کر کے دکھایا۔ سرخ دائرہ کافی واضح تھا۔ اس پر چھمبی نظر نگاہ ڈال کر لاپرواہی سے تکیہ جگہ پر رکھنے لگی۔ دوبارہ سے ایسی گھٹیا حرکت مت کیجیے گا۔ کیوں نہ کروں؟ آخر مسز ہو میری۔ وہ اٹھ کر سائڈ دروازے سے ٹیوب لایا۔ زخم دیا ہے تو مرہم بھی لگاؤ۔ ٹیوب لے کر وہ واپس اس کے مقابل تھا۔ وہ چند قدم کے فاصلے میں مٹا کر نزدیک آئی، پھر ہاتھ بڑھا کر ہتھیلی سے ٹیوب اٹھائی، واش روم کے دروازے پر دے ماری۔ آپ مرنے والے بھی ہوں گے نا اور مجھ سے مسیحائی کی توقع کریں گے، تب بھی میں آپ کے مسیحا نہیں بنوں گی۔ آپ کو تڑپ تڑپ کر مرتا دیکھوں گی۔ مجھے خدا اختیار دے تو آپ کی ایسی ذیتناک موت دوں کہ مرنے کے بعد بھی آپ کو بے روح جسم کپاتا رہے۔ میرے پاس آنے کی، مجھے چھونے کی کوشش مت کیجیے گا۔ گھن آتی ہے مجھے آپ سے، آپ کے وجود سے کراہیت ہوتی ہے مجھے آپ کے تصور سے۔ آپ مرد ہیں، مجھ سے زیادہ طاقتور ہیں، جو بازر حاصل کر لیتے ہیں مجھ سے، لیکن میں نے آپ کو بتا دوں، مجھے زندگی کی طلب نہیں رہی۔ آپ نے آپ کے عمل ہے، مجھے نظروں سے نہیں گرایا، میری روح کو مارتے ہیں۔ آپ کے سامنے بے روح جسم ہے، مجھے اس جسم کی پرواہ نہیں۔ اگر آپ نے اس جسم کو کھیلنا چاہا تو اس جسم کو بھی آنکھ لگا دوں گی۔ جسم میرے کسی کام کا نہیں، لیکن مجھے خبر ہے آپ نہیں چاہیں گے کہ میں خود کو نقصان پہنچاؤں۔ آخر آپ کی جیت کا میڈل ہوں۔ میرا وجود سن کسی حیثیت رکھتا ہے آپ کے لیے۔ آپ نے مجھے کانٹوں بھری راہ گزر پہ میری مرضی کے خلاف گھسیٹا۔ اب نتائج بھی خود بھی بھگتیے گا۔ یہ کتنی نفرت تھی نگاہوں میں، کیسی چنگاریاں نکل رہی تھی۔ نیلی آنکھوں سے سر روح کا ٹھٹر دینے والا لہجہ تھا۔ حماد صدر ساکت نظر سے دیکھتا رہا۔ بیڈ کے سرے سے پہ دراز ہو کر سائڈ لیمپ بجھا کر وہ چادر تان کر لیٹ گئی۔ حد درجہ پراعتماد انداز تھا۔ اس سے نفرت کا اظہار کر کے اس کے بیڈ روم میں آرام سے دراز تھی۔ اس سب ولیمہ کا دن طے کر رہے تھے تاکہ سب ہی اس کی شادی کی خبر ہو جائے۔ اسے سنا تو سیٹنگ روم میں چلی آئی۔ اس کی نظریں اس پر اٹھ گئی۔ پی جان، میں نے سنا ہے آپ سب ولیمے کی تقریب منعقد کریں۔ وہ بے خوف و خطرہ استفسار کر تھے۔ انہوں نے اس بات پہ سر ہلایا۔ مجھے آپ لوگوں سے ایسی توقع نہیں تھی۔ انداز گستاخی لیے ہوئے تھا۔ حماد صدر اسے گھورنے لگا۔ سب ہی اس کی ذہنی حالت سے آگاہ تھے، سو کسی کو برا نہ لگا۔ بیٹے، ہم خوشی سے نہیں بجالت مجبوری سے کریں، ہمیں خبر ہے تمہاری خوشی تمہیں زخموں پہ نمک کر لگے گی، مگر اب تم ہماری بہو ہو، تمہارا تعارف لازمی ہے۔ بابا جان نے صباؤ سے سمجھانے کی صحیح کی، وہ تنگ گئی۔ اپنے عزیز و اقارب سے آپ کیا کہہ کر تعارف کروائیں گے کہ میرا یہ بتائیں کہ آپ کی ہونہار بیٹے نے کرائے کے گنڈوں سے کڈنیپ کر کے عزت کے نام پہ بلیک میل کر کے مجھ سے نکاح نامے پہ سائن کرایا، پھر جیت کا میڈل وصول کرنے میں میرے پاپا پاس پہنچ گیا۔ میرے والدین کی غیر موجودگی یہ کیا اثر تراشے گئے آپ؟ یہی کہ مر گئے ہیں وہ لوگ اور میں یتیم ہوں۔ اگر آپ لوگ تماشے کے خواہش مند ہیں تو شوق سے ولیمہ کی تقریب ارینج کیجیے گا، میں خود سب کو چیخ کر بتاؤں گی اس شخص نے کیسے میرے مجبوریوں کا سودا کیا۔ اس کے لہجے سے نفرت کی پیمائش کرنا ازحد مشکل تھا۔ حماد صدر رنگ رہ گیا۔ اسے ملامتی نظروں سے دیکھ کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ حماد صدر کمرے میں داخل ہوا تو لائٹ گئی ہوئی تھی۔ کینڈل کی ناکافی روشنی میں کمزور زرد ہو رہا تھا۔
कमरा सर्द हो रहा था। वो बेड पे नीम दराज थी। उसके आमद पे उसका अंदाज़ हनूस था। उसके पुरसकून अंदाज़ पे उसने बाजू से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। क्या बकवास कर रही थी तुम सबके सामने? वो फेंचे अंदाज़ में चीखा। आपकी असल सूरत दिखा रही थी सबको। उसकी तज़ाइया मुस्कुराहटी ने जमाज की जान चला दी। मैं देखता हूँ कैसे वलीमे की तकरीब नहीं होती। शौक से अरेंज कीजिएगा। जब लोगों को खबर होगी कि मैंने तुम्हें किस जराए से बीवी बनाया है तो आँच तुम पर भी आएगी। उसे ब्लैकमेल किया, कोई परवाह नहीं। अब इज्जत की फ़िक्र नहीं सताती। उसका अंदाज़ वही था क्योंकि क्यों अज़ियत देती हो खुद को। उसका खुद अज़ियती का अंदाज़ कछू के लग रहा था ताकि आप बेचैन रहे। खुद से जवाब आया, तुम ऐसी तो कभी नहीं थी, इतनी सख्त दिल, इतनी बेदर्द। नो, न्यूटन का कानून तो पढ़ा होगा, सब अमल का रद्द अमल है, वरना मैं तो चोटी से भी मोहब्बत करती थी। नफरत का जज्बा मेरे अंदर आपने डाला है और मैं आपको वही लुटा रही हूँ। उसने साइड पर रखा मैगजीन उठाकर वर्क करवानी शुरू कर दी। मैंने कभी हार नहीं मानी कशिश। उसने मैगजीन छपट लिया। अब मान लेंगे। वो चमला बासी से पास नहीं आ रही थी। ये माँ सदर का तपा हुआ लहजा उसे महसूस कर रहा था कि वो अकड़ रही हो इतना। ये जो शख्स तुम्हारे जुमला हकूक अपना नाम महफूज कर सकता है, वो तुम्हें हासिल करके तुम्हारे गुरूर खाक पे मिला सकता है। मर्द को बर्तरी ही घमंड लाहक होता है। ये शौक भी पूरा करके देख ले, कहीं कोई हसरत बाकी ना रह जाए। वो जान चलाने वाली मुस्कुराहट लबों पे सजाकर वो वार्डरोब की तरफ बढ़ गई। इतनी मगरूर क्यों हो रही हो तुम? क्यों ना हूँ, चांद की बाजी लगाकर हासिल किया है आपने। मेरी अहमियत तो खुद बखुद बढ़ जाती है। वो इसकी हालत से हिफ़्ज़ उठा रही थी। मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा रही हो। मैं 2 मिनट में तुम्हारी अकड़ निकाल दूंगा। वो भपड़ कर उससे तक आया। इससे तो उनकी तरफ धकेल कर दाएं बाएं उसके वजूद के गिरस्तौन पर हथेलियाँ रखकर फरार के रास्ते बंद कर दिए। उसने दोनों हथेलियाँ उसके सीने पर रखकर पूरी कुव्वत से पीछे धकेलना चाहा, मगर उसे हिला भी ना सकी। बेबसी के एहसास से चूर होकर उसका कॉलर नोच कर सूट दिया। बटन टूट कर बिखर गए। बस तसाया मुस्कुराहट लबों पे सजाया जैसे कोई दिलचस्प खेल देख रहा था। यह माँ से बढ़तरी के नशे में चूर उसके चेहरे पर झुका हुआ था। उसकी सांस से रोकने लगी थी। उसने उसकी पुष्प पे मुक्कों की बारिश कर दी, मगर उसकी फवालादी जिस्म के आगे मुक्के बेसुध हो रहे थे। सारी मज़ाहमत बेकार गई। इससे था को मसूल की इस नीली आंखों में झांक कर चिढ़ा रहा था। देख ली मेरी हद, नफीस बहाल करके उसने उसकी चौड़ी पुष्ट को देखा। वो डोर लॉक कर रहा था। उसे सरस से जल्दी कैंडल उठाकर हथेली पे रख दी। वो डोर लॉक करके पलटा। तब देर तक मोमबत्ती की उसकी हथेली चला चुकी थी। माय गुडनेस, उसने लपक कर मोमबत्ती उसके लेना चाहिए। मेरे नज़दीक मत आना, ये माँ से दर जाती हूँ तो मैं नुकसान नहीं पहुँचा सकती। मैं अगर खुद को पहुँचा सकती, जिसका अमली मुजाहरा तुम देख रहे हो। तो मुझे छोड़ोगे तो मैं खुद को जला लूँगी, तो मुझे छुओगे तो मैं खुद को चला लूँगी। मोमबत्ती की लो चेहरे की करीब कर चुकी थी। लहजे में कोई दरंदा खार कराया था। उसके बहरते कदम साकत रह गए। तुम पागल हो गई हो? मैं तफक्कर निगाहों से उसके देख रहा था। मोमबत्ती फांसे पर रखकर वह तैयार खड़ी थी और अगर उसने पेशकदमी की तो खुद को चला लेगी। ये माँ से दर उसकी इंतहाई इक़दाम की तवक्का नहीं थी। वो उससे नफरत के इज़हार के तौर पर खुद को नुकसान पहुँचाने से भी दरेग नहीं करेगी। गुस्सा यकीनन दीवानगी है और कशिश सावर उसे कोई दीवानी ही लग रही थी। ये कशिश उसने उसके दुखती रग पे हाथ रखा था। वो उसे नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखता था। उसके साथ ज़बरदस्ती का ख्वाहा नहीं था, मगर वक्ती इश्ताल उसके हवास छीन लिए थे और अब वो साकत था। वो ज़ोर बज़ोर उसे हासिल कर लेता। हर वक्त उसका साया उस पर नहीं बन सकता था। अगर वो खुद को नुकसान पहुंचा लेती तो उसके हाथ क्या बचता? जान को जोखों में डालकर लोगों की बातें सुनकर उसे अपनाया था। अगर वही ना रहती तो क्या करता वो? यह बात से निगाहों उसके चेहरे पर गाड़ी थी। मोमबत्ती की दिल फरेब रोशनी में उसका चेहरा किसी शायर का ख्वाब लग रहा था। जली हथेली दुखने लगी थी। तकलीफ के मारे आंखों में पानी आ गया था, मगर वो साबका पोजीशन इख्तियार खड़ी थी। माजिदा ने फर्स्ट एड बॉक्स लिया, निकाल कर उसके सामने रख दिया। इसी हथेली पे लगा लेना। फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। हथेली पे नजरें जमाए उसके लबों पे मजरू मुस्कुराहट थी। तो ये था आज के नावल के फर्स्ट पार्ट का। कैसा लगा आप सबको ये नावल? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। जिससे अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कानी लेकर सब्सक्राइब मेरा चैनल एंड डॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इस नावल का लास्ट पार्ट हम कल पढ़ेंगे। आप सब मुलाकात होगी कल इस नावल के लास्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।